आप उसको याद करेंगे, एक थ्रू वोकेबलरी ज्यादातर होता है। ठीक है बेटे, क्लियर है सबको? लेकिन मैं आपको थोड़ी बहुत ट्रिक्स बता दूंगी जिससे इजी हो जाएगा सब। चले बेटे, इतना क्लियर है सबको? कोई इशू तो नहीं है? क्लास में आपसे पूछ रही हूँ। यस मैम। चले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी सिनोनिम और एंटोनिम आएगा वो कोई ना कोई नाउन होगा, वो वर्ब होगा, वो एडवर्ब होगा और वो एडजेक्टिव होगा। इन चारों में से सिनोनिम आते हैं। ज्यादा जो कमीशन के एग्जाम होते हैं इन चारों में से ही आते हैं। ठीक है, या वो कोई नाउन होगा, या वो कोई वर्ब होगा, या वो एडवर्ब होगा, या वो एडजेक्टिव होगा। बेटे, हमने ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत डिटेल से पढ़ा था कि नाउन्स क्या होते हैं, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब मसला ये है कि अगर तो कोई नाउन आया है तो उसका आंसर भी क्या होगा, नाउन में ही होगा। ठीक है, कोई भी सिनोनिम हो, एंटोनिम हो, अगर वो नाउन है तो उसका आंसर भी नाउन में, अगर तो वो वर्ब है उसका आंसर भी वर्ब में, अगर वो एडवर्ब है तो उसका आंसर भी एडवर्ब में, और अगर एडजेक्टिव है तो उसका आंसर भी एडजेक्टिव में ही होगा। नाउन, अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी नाम, किसी भी शख्स, जगह, चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं, और एनी आइडिया उसको भी हम नाउन की ही सेंस में लेते हैं। ठीक है, नाउन। उसके बाद है वर्ब, कोई भी काम। ठीक है, एक्शन वर्ब्स हमने पढ़े थे, और भी बहुत सारे जो भी वर्ब्स थे उसको हमने कवर किया था। एडवर्ब जो वर्ब के और मीनिंग्स में जो है वो इजाफा करता है, और हमने और भी एडवर्ब्स देखे थे कि किस तरीके से होते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव तारीफ करना, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट देना, किसी की खूबी खामी को बयान करना, तो उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव्स। ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था सिनोनिम और एंटोनिम का। ठीक है, लेकिन ये जो ट्रिक्स हैं ये लास्ट ऑप्शन होता है कि जब हमें पता ना चल रहा हो कि ये वर्ब है, एडवर्ब है और एडजेक्टिव है या नाउन है, तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं और कुछ इस तरीके से कह ले हिंट्स होते हैं, तो उसके थ्रू हमें पता चल जाता है। उसके थ्रू हम अगर थोड़ा बहुत ढूंढेंगे, और ऑब्वियसली अगर हम प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखेंगे, रखेंगे, और हम उसको जो है वो लाइक मैथ्स फार्मूला उस तरीके से अप्लाई करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने देखना है कि एक सेंटेंस में आया है, एक सेंटेंस में एक वर्ड है वो नाउन आया है, और हमने उसका सिनोनिम और एंटोनिम देखना है, तो हम उसको किस तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे, किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए बेटे, ओके ओके, देखिए, नाउन के लिए हमारे पास पहचान ये है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट पे ए आर आ जाए, लाइक बैगर, मस्कुलर, ठीक है, ए आर आ जाए, या ई आर आ जाए, प्लेयर, ओ आर आ जाए, लाइक एक्टर, तो इसके लास्ट में देखें ओ आर आ रहा है, इसके लास्ट में ई आर आ रहा है। और भी वर्ड्स होंगे इस तरीके के, जैसे डी ओ एम आ जाए, फ्रीडम, विजडम। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड्स आ जाए, एम ई एन टी, डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, ये आ जाए, सीई आ जाए, एडवाइस, लाइक आई ओ एन, नेशन, इंफॉर्मेशन, देखिए इसके लास्ट में आई ओ एन आ रहा है, शिप आ जाए, फ्रेंडशिप, हार्डशिप, लाइक इस तरीके के वर्ड्स आ जाए, एन टी एच आ जाए, ग्रोथ और वेल्थ। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं ग्रोथ, क्योंकि इसके लास्ट में टी एच आ रहा है, इसके लास्ट में भी टी एच आ रहा है। तो अगर नाउन आ जाए और हमने रिकग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये नाउन है, और हम उस वर्ड को देखें कि इस वर्ड के लास्ट में ये वाले वर्ड्स आ रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि ये नाउन है। ये एक सिर्फ ट्रिक है आइडेंटिफाई करने की कि ये नाउन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक हमारे पास एमसीक्यू आया है फ्रीडम, इसका हमने सिनोनिम फाइंड करना है। फर्स्ट वर्ड है इसका स्विंग, सेकंड है लिबरेशन, थर्ड है फाइट एंड न्यूट्रल। बेटे, आपको मीनिंग्स लाजमी पता होने चाहिए, वोकैबुलरी पे ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। ये ट्रिक्स नकल के लिए भी अकल की जरूरत वाला हिसाब है यहाँ पे भी। ये ट्रिक्स भी तभी काम करती हैं जब आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में एटलीस्ट कुछ ना कुछ पता होना चाहिए।
ठीक है, अब देखें यहाँ पे एक डम DOM आया, फ्रीडम। तो ऊपर से आप देख लें इन वर्ड्स में ये था DOM। नेक्स्ट नीचे जो हम ऑप्शंस होंगे हमारे पास 1 2 3 4 जो ऑप्शंस होंगे, तो उसमें भी हमने ढूंढना है नाउन। ठीक है, अब ऐसे भी हो सकता है कि उसने चारों ऑप्शन ही नाउन दिए हों। अब ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ये सिर्फ ट्रिक्स है। ज्यादातर ऐसे होता है कि 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें एक एडवर्ब देते हैं, एक नाउन देते हैं, एक जो है वो वर्ब देते हैं और एक एडजेक्टिव देते हैं। ये 4 ऑप्शन होते हैं सिनोनिम और एंटोनिम में। लेकिन एग्जामिनर कभी कभी, और इस तरह कमीशन के पेपर में हुआ भी है, कि चारों ही नाउन आ जाए। तो इस तरीके से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बच्चों को मुश्किल लगते हैं, लेकिन ज्यादातर ये 4 ऑप्शन ही आते हैं। उनमें भी हमने ढूंढना है कि नाउन का जो करेक्ट आंसर होगा वो नाउन ही होगा। ये बात तो मेक श्योर कर लें कि जोन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेंटेंस का सिनोनिम एंटोनिम पूछा गया है, उसी का सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। लाइक नाउन है तो नाउन में आंसर होगा, वर्ब है तो वर्ब में होगा, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव में आंसर होगा, एंड एडवर्ब है तो एडवर्ब में होगा। बेटा मेरी वॉइस क्लियर है, सबको समझ आ रही है? Yes. यस मैम। ओके, ठीक है। देखिए सिर्फ और सिर्फ ये ट्रिक है, बाकी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे याद करते हैं, किस तरीके से याद करते हैं। क्योंकि ये रटे वाला ही सिस्टम लगा ले कि आपने सिनोनिम और एंटोनिम्स को याद ही करना है, क्योंकि बाकी जो भी हम पढ़ते हैं उसमें कॉन्सेप्ट चल जाता है, यहाँ पे आपने इसको याद ही करना है। वोकेबलरी अपनी स्ट्रॉन्ग करें, आप सेंटेंस रीडिंग करें, बुक रीडिंग करें, उनके मीनिंग्स आने चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता चलना चाहिए। और ये जो मैं बता रही हूँ, ये मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर दूं बेटे, ये सिर्फ ट्रिक है कि आपके पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचता, आपको नहीं समझ आ रही, तो फिर आपने जो है ना वो इस तरीके के ट्रिक्स यूज करके वो आंसर को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए फाइट है, HT आ गया है। अब देखिए लिबरेशन में ION आ रहा था, तो हमने ऊपर देखा कि ION भी नाउन की ही कैटेगरी में आता है, तो इसलिए हमने इसका आंसर लिबरेशन लगाया। ठीक है, अब इसको हम एंटोनिम ढूंढते हैं। ओके, एंटोनिम फ्रीडम। अब मैंने उसी सेंटेंस को, सॉरी उसी वर्ड को लिया है उसका एंटोनिम ढूंढने के लिए। ठीक है, सक्सेसफुल, लिबरेशन, फाइट एंड डिपेंडेंस। अब ऊपर लिबरेशन भी था। यही बात कि अगर आपको मीनिंग नहीं पता उस वर्ड का, तो आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मेक श्योर कि आपको उस वर्ड के बारे में थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आप उसको इस तरीके से रिकॉग्नाइज करें, या क्या वो एंटोनिम है या क्या वो सिनोनिम है। अब देखिए अगर एग्जामिनर हमसे पूछता है कि इसका एंटोनिम बताएं, और उसी में एक नाउन वो उसका दे दे सिनोनिम और एक नाउन वो दे दे एंटोनिम, तो उन दोनों में अगर हमें मीनिंग भी नहीं पता होगा तो हम उस दोनों को किस कैटेगरी में फॉल करेंगे ये भी आपको के लिए डिफाइन करना मुश्किल होगा। तो मीनिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्ड्स के मीनिंग आपको आने चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे डिपेंडेंस था, क्योंकि एंटोनिम हमने उल्ट मतलब जो उल्ट अल्फाज, मुतजाद अल्फाज होते हैं वो फाइंड करने हैं। ठीक है, तो लिबरेशन तो हमने, अगर हमें पता है या हमने एक सेंटेंस को करेक्ट किया है कि इसका सिनोनिम लिबरेशन है, तो अब एक CE आ रहा है यहाँ पे डिपेंडेंस के लास्ट पे, तो हमने नाउन में ही तो पढ़ा था कि इसके लास्ट पे CE आता है। ठीक है, तो ये डिपेंडेंस क्लियर है बेटे? इतना कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। क्लास आपको समझ आ रही है? जी मैम। ओके चले, ओके चले नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हमने किया नाउन के बारे में कि अगर सिनोनिम और एंटोनिम नाउन है और उसका जवाब भी नाउन ही होगा, वो आपने ना एडजेक्टिव लगाना है, ना एडवर्ब लगाना है, ना ही वर्ब लगाना है। जिस कैटेगरी में जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया गया होगा उसका आंसर भी आपने उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में देना है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स को अभी हमने एक बहुत जो है ना वो उसमें पढ़ा था, वास्ट टर्म में बहुत क्लियरली पढ़ा था, एक इसके ऊपर ब्रीफ लेक्चर हुआ था। ठीक है, अब देखिए एडजेक्टिव्स को हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ये भी ओके चले देखते हैं। जिसके लास्ट में FUL फुल आ जाए, एबल आ जाए, IDLE आ जाए, OUS आ जाए, IC आ जाए एंड VE आ जाए।
लाइक फुल है तो सक्सेसफुल, द ब्यूटीफुल, रिवेंजफुल, ठीक है, इस तरीके के जो वर्ड्स आ जाए जिनके लास्ट पे फुल हो। एंड ए वाला जो रीडेबल, ईरेबल, कैपेबल, इस तरीके के वर्ड्स आ जाए। बेटे किसी का माइक ऑन है, उसको प्लीज ऑफ कर दें। तो पानी जरूर निकाल देना वरना गिरेगा पानी। एक्सक्यूज मी बेटे, किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर दें प्लीज। पानी से ना निकाल तो पता चले कि ना हमारे कमरे के ऊपर नहीं है, हमारे कमरे के ऊपर नहीं है बंदा ना। चले हम स्टार्ट करते हैं। ओके, लाइक आईडी आ जाए लाइक पॉसिबल वर्ड है, OUS आ जाए लाइक कॉन्टिन्यूअस, फेमस, नोटोरियस, इस तरीके के वर्ड आ जाए। फिर किस वर्ड के लास्ट में IC आ रहा है लाइक एनर्जेटिक, ठीक है, और VE आ रहा है एक्टिव, इंटरएक्टिव। तो ये भी एडजेक्टिव्स को फाइंड करने की ट्रिक है, ठीक है। अगर इस तरीके के वर्ड आते हैं और आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि उनके लास्ट में ये आ रहा है और आपको पता चल रहा है ये एडजेक्टिव है, तो उसका आंसर भी फिर एडजेक्टिव नहीं होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। और सिनोनिम और एंटोनिम, अगर तो सेंटेंस एक दिया गया और उसके दरमियान से एक सिनोनिम और एंटोनिम आए, तो थ्रू सेंटेंस अगर आप उसको रीड करते हैं और आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है, आप न्यूज़पेपर्स वगैरह अक्सर जो BPSC, FPSC और CSS के पेपर्स देते हैं उनको आदत होती है न्यूज़पेपर पढ़ने की, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और आपको उसकी ट्रांसलेशन पता होती है, तो हमें उससे भी थोड़ी बहुत आइडिया हो जाता है कि इस वर्ड का सेंटेंस किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से देखना है, इसको आइडेंटिफाई करना है कि एडजेक्टिव्स किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं जिनके लास्ट में ये वाले वर्ड्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओके, फॉर एग्जाम्पल आप देखें, मैंने लिखा है वैल्यूएबल, ठीक है, ABLE एबल आ रहा है। अब हमने इसको देखना है कि ये एक एडजेक्टिव है, हमने इसके फाइंड किया ABLE से, ठीक है। तो ये एक एडजेक्टिव है, इसका सिनोनिम फाइंड करना है, मींस दैट कि इसके सेम मीनिंग वर्ड्स होंगे इसके, जैसे वर्ड मीनिंग्स कह लें, सेम वर्ड्स जो उसकी सेंस में रिपीट हो, उसको हम कहते हैं सिनोनिम। अब देखें ग्रोथ, THIM मीन्स दैट कि नाउन की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। ओके, बोल्डली, देखिए बोल्ड, LY, बोल्डली आ गया है, तो जिधर LY लग जाए वो एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। लेकिन मैं नीचे बताऊंगी कि किस कैटेगरी में और किस तरीके से आएगा, कि वो कब एडजेक्टिव होगा एंड वो कब जो होगा वो एडवर्ब होगा। और लास्ट वाला पैशन, ION, तो ये क्या है, नाउन है। ओके, लास्ट में बच गया एक्सपेंसिव, तो इधर IVE लिखा हुआ है, तो हमारे पास है ना IVE, ये सॉरी VE, ये एक्टिव, एक्सपेंसिव। तो इस तरीके के वर्ड जो आएंगे तो हमारा आंसर होगा एक्सपेंसिव, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है एडजेक्टिव फाइंड करने की। ऊपर जो हमने पढ़ा था नाउन फाइंड करने की, वो नाउन फाइंड करने की ट्रिक थी। मैं दोबारा से आपको बता दूं, अगर तो सिनोनिम एंटोनिम नाउन है तो उसका आंसर भी नाउन होगा, अगर सिनोनिम एंटोनिम एडजेक्टिव है तो उसका आंसर भी एडजेक्टिव होगा। बेटा इतना क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। समझ आ रही है आप लोगों को? यस मैम। बेटे समझ आ, हाँ जी, चलिए थैंक यू। आगे चले पढ़ते हैं एडवर्ब। एडवर्ब हमने पढ़ा था, बहुत कॉमन मिस्टेक्स करते हैं मोस्टली स्टूडेंट के, वो कहते हैं कि अगर LY आ जाए तो एडवर्ब होगा। और ग्रामर में भी मेजर पोर्शन जो होता है वो एडवर्ब का इसी तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है कि LY अगर किसी वर्ड के साथ लग जाए तो वो एडवर्ब होगा। लेकिन इसकी कैटेगरी होती है, अगर नाउन के साथ LY लग रहा है तो वो एडजेक्टिव होगा, अगर एडजेक्टिव के साथ LY लग रहा है तो वो एडवर्ब होगा। लाइक ईयर, ठीक है, साल एक नाम है ना, उसके साथ LY लग गया तो ईयरली, मंथ, मंथली, ठीक है। इस तरीके से अगर किसी नाउन के साथ LY लग रहा है तो वो एडजेक्टिव है, और अगर किसी एडजेक्टिव के साथ LY लग रहा है तो वो एडवर्ब है। लाइक हैप्पी, हैप्पी एडजेक्टिव है, LY लग गया हैप्पीली तो वो एडवर्ब हो गया। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, उसके साथ LY लग गया तो वो एडवर्ब हो गया। अगली, वो एडजेक्टिव है, अगली, जैसे अगली तो एक फुल वर्ड ही होगा, सॉरी, हैप्पीली, इजीली, ठीक है। इस तरीके के वर्ड जो एडजेक्टिव के साथ LY लग गया तो वो एडवर्ब हो जाएगा।
नाउन के साथ ly लग रहा है तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। अब ये ट्रिक देख लें कि ये एडजेक्टिव का जो ly के थ्रू आया है ये इस एडजेक्टिव में भी अप्लाई हो रहा है। तो ये आपने इसको याद करना है, आपने इसको जहन में रखना है और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर जाके आपको जो है ना वो सिनोनिम और एंटोनिम थोड़े बहुत जो है वो आसान लगेंगे। ठीक है, तो आपने इसको जो है वो मिक्स अप नहीं करना और इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी। लाइक अगर हम कहते हैं ऑनेस्टली, ठीक है, ऑनेस्ट और ऑनेस्टली इसका हमने सिनोनिम बनाना है। तो अब आप ये देख लें ट्रिमेंडस OUS, ये भी तो एडजेक्टिव की फॉर्म में आ रहा है ना। ठीक है, तो हमने मीनिंग पता होना चाहिए एंड देन हमने ढूंढना है तो सीक्रेटली तो सिंसियरली। ऊपर हमने ly के सेंस मिल गया, नीचे भी हमने क्या एडजेक्टिव ढूंढना है सिंसियरली। ठीक है, ly लगा है, ऊपर भी ly लगा है, नीचे भी उसी फॉर्म में जवाब दिया है। एडवर्ब हमने ढूंढना है तो सेम एडवर्ब ऊपर जो भी सिनोनिम एंटोनिम आएगा उसका आंसर भी क्या होगा, एडवर्ब। यहाँ पे ट्रिमेंडस लिखा था, ये एडजेक्टिव होता है और ट्रीट वर्ब होगा। तो वर्ब का मतलब ही है काम। तो इसका कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं है, वर्ब के बारे में खुद ही पता इंसान को चल जाता है और हम जब रीड करेंगे सेंटेंस तो वर्ब के अकॉर्डिंग हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम होती है एडजेक्टिव्स और नाउन में, बिकॉज ये दोनों बहुत मिक्स करते हैं, एडजेक्टिव्स और नाउन। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ऐसे ही आए, ये सिर्फ ट्रिक्स है। और अगर तो ये लास्ट ऑप्शन होता है आपके पास। हाँ जी पूछे बेटे, किसी ने कुछ पूछना है? मेरी वॉइस क्लियर है सबको? क्लास में मैम। हाँ जी पूछे बेटे, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अगर किसी एडजेक्टिव के साथ ly आ रहा हो तो वो क्या बनेगा? एडवर्ब। ये देखें, ये मैंने बताया नहीं यहाँ पे, सॉरी मैं इसको जूम कर देती हूँ। ये ले, अगर किसी एडजेक्टिव के साथ ly आ रहा है तो वो क्या बन रहा है, एडवर्ब। अगर वो किसी नाउन के साथ ly आ रहा है तो वो क्या बन रहा है, एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करनी। अब ly वाला जो एडजेक्टिव होगा वो एडजेक्टिव की ही एडजेक्टिव वाले ही सिनोनिम में अगर पूछ लिया कि ये ly लगा के एडजेक्टिव पूछा गया, नाउन के साथ ly लगाया, फॉर एग्जाम्पल ईयरली एक आ गया सिनोनिम और इसके आगे से ऑप्शन है, तो बेटे हमने तो पढ़ा था एडजेक्टिव और नाउन की जो पॉसिबल बन रहे थे वर्ड जिनके लास्ट में आते वो तो पढ़ लिया। लेकिन ly के साथ अगर एडजेक्टिव आ जाए तो हमने उसका एडजेक्टिव ही ढूंढना है नीचे भी। ठीक है, और अगर किसी उसके साथ आ गया एडजेक्टिव के साथ ly आ जाए तो वो एडवर्ब। क्लियर है आपको बेटे, क्लियर है? Yes. ओके ओके। प्रीफिक्स एंड सुफिक्स के बारे में क्या पता है आपको? पता है प्रीफिक्स और सुफिक्स क्या आते हैं? यस मैम। प्रीफिक्स पहले लगता है, वर्ड से पहले लगता है, और जो सफिक्स होता है वो वर्ड के एंड में लगता है मैम। हाँ जी, बाद में जैसे हम साबके और लाहके पढ़ते हैं उर्दू में, इंग्लिश में होता है प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्री मतलब पहले, अब अक्सर हम पोस्ट वगैरह देखते हैं ना, प्री बर्थडे सेलिब्रेशन और प्री वेडिंग मीन्स दैट पहले। तो ये एक ट्रिक होती है प्रीफिक्स और सफिक्स को याद करने के लिए। ठीक है, प्री का मतलब होता है पहले, तो जो वर्ड एक वर्ड जैसे इम्पॉसिबल, इनकम्प्लीट, तो ये वाले जो वर्ड्स होते हैं ना जो पहले लग रहे हैं इनको हम कहते हैं प्रीफिक्स। एंड सुफिक्स जो बाद में लग रहे हैं, जैसे एबल है ना, कैपेबल। ठीक है, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो लगते हैं उसके बाद में, वर्ड के बाद में। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं सुफिक्स। अगर प्रीफिक्स पूछा गया है सिनोनिम, उसका आंसर भी प्रीफिक्स ही होगा। अगर वो है इम्पॉसिबल तो उसका भी आंसर प्रीफिक्स में होगा, आप उसको सुफिक्स नहीं बनाएंगे। अगर वो सुफिक्स में पूछा गया है तो उसका आंसर भी सुफिक्स ही होगा। ठीक है, अगर वहां पे एक वर्ड एबल है, फॉर एग्जांपल कैपेबल है, तो आप कैपेबल का उन्होंने बोला है कि सिनोनिम बताएं, नीचे भी उसी प्रीफिक्स और सुफिक्स में आपने ढूंढना है। अगर कैपेबल है तो आपने नीचे भी सुफिक्स में ही उसका सिनोनिम और एंटोनिम ढूंढना है। ठीक है बेटे, क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके, चले अब हम ना कंडीशनल टाइप सेंटेंसेस पढ़ते हैं, ये भी आ जाते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश के पोर्शन में कमीशन के एग्जाम में। हम अक्सर
देखते हैं कंडीशनल टाइप में कि उसके 3 टाइप्स होते हैं, नहीं कंडीशनल टाइप की 4 टाइप्स होती हैं, लेकिन जीरो कंडीशनल जो होता है ना वो इसी कैटेगरी में ज्यादा फॉल करता है, नहीं फॉल करता, लेकिन हम ग्रामर में इसको यूज करते हैं जीरो कंडीशनल को। ठीक है, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल को हम पढ़ेंगे और हम देखते हैं कि इसको मैंने बहुत आसान तरीके से जो है ना वो लिखा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ओके, जीरो कंडीशनल में देखिए सेंटेंस है, उसके 2 पार्ट्स होंगे, ठीक है, और दोनों पार्ट्स प्रेजेंट में होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है, और सिंपल प्रेजेंट। देखिए इनमें जो टेंस यूज होगा दोनों में, या प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा एंड प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट डेफिनेट हमने बहुत डीपली पढ़ा था, मैं दोबारा से बता देती हूँ प्रेजेंट डेफिनेट, क्योंकि इसमें सिंपल सेंटेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल ही लग रहा है तो मैं आपको सिंपल ही बताती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही शी इट के साथ जो है ही शी इट है वो वाहिद है और आई वी दे यू जमा है। ठीक है, वाहिद के साथ हम एस का इजाफा करते हैं वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ, जमा आई वी दे यू के साथ हम सिर्फ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, एस नहीं लगाते। ये प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है वो सिंपल सेंटेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं, जैसे इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म लग गई है, ये सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है बेटे, क्लियर इतना? प्रेजेंट डेफिनेट प्रेजेंट सिंपल में डिफरेंस क्लियर है? यस मैम। ओके, चलो देखें, एक सेंटेंस है, इफ इट रेन्स लैंड गेट्स वेट। देखिए इट रेन्स, इट वाहिद है, रेन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लग गया है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस भी क्या है, प्रेजेंट में। ओके, लैंड गेट्स वेट, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट में होगा। ठीक है, अब कंडीशनल को रिकॉग्नाइज करने का तरीका यहाँ कि इफ वाले जो सेंटेंसेस होते हैं और उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, उन दोनों को जो सेंटेंस मिलके बनेगा उसको हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, और जीरो कंडीशनल में सेंटेंस के 2 पार्ट्स होंगे, एक इफ वाला होगा और एक दूसरा होगा। तो एक जो है वो प्रेजेंट, दोनों प्रेजेंट में होंगे, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगे और एक प्रेजेंट सिंपल में होगा। क्लियर है सबको? बेटे जीरो कंडीशनल जो है वो आपको ओके। अब देखिए जरूरी नहीं है कि हम इस तरीके से लगाएं। देखिए इफ आई एम सैड आई लिसन सैड सॉन्ग्स, ठीक है, ये भी प्रेजेंट डेफिनेट में, ये सॉरी ये प्रेजेंट सिंपल में है, एज एम आर के साथ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लग गई। ठीक है, लिसन, ओके, आई लिसन सैड सॉन्ग्स, आई जमा है, लिसन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, एस नहीं लगाया, आई वी दे यू के साथ एस नहीं लगाते हैं, सैड सॉन्ग, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाली लगी है, ये प्रेजेंट डेफिनेट है। तो इसमें या तो प्रेजेंट डेफिनेट होगा, एक जुमला प्रेजेंट डेफिनेट में, एक जुमला प्रेजेंट सिंपल में होगा, या वो प्रेजेंट डेफिनेट में होगा, दूसरा भी प्रेजेंट डेफिनेट में। इसकी पहचान ऐसे है कि ये जीरो कंडीशनल टाइप है, दोनों जो होंगे सेंटेंसेस वो प्रेजेंट में ही होंगे। ठीक है, आपने इसको याद करना है कि जीरो कंडीशनल में दोनों प्रेजेंट में होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है बेटे कि इफ वाला सेंटेंस ही पहले आए, पहले ये वाला भी आ सकता है ना, डिपेंडेंट सॉरी इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी तो पहले आ सकता है। देखिए लैंड गेट्स वेट इफ इट्स रेन, ठीक है, इफ इट रेन्स। तो ये जो सेंटेंस की अदला बदली हुई है, इस तरीके से भी कंडीशनल टाइप्स आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटे? जरूरी नहीं है इफ वाला स्टार्टिंग से सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो, पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज भी आ सकता है और बाद में डिपेंडेंट क्लॉज भी आ सकता है, लाइक दिस लैंड गेट्स वेट इफ इट रेन्स। पहले लेकिन पहले डिपेंडेंट क्लॉज भी आ सकता है, बाद में इंडिपेंडेंट क्लॉज भी आ सकता है। ओके, क्लियर है? इंडिपेंडेंट क्लॉज मैंने बताया था जिसकी कंप्लीट थॉट और वर्ड सेंटेंस कंप्लीट हो रहा, सॉरी इंडिपेंडेंट, और जो डिपेंडेंट होता है जिसकी कंप्लीट थॉट नहीं होती, उसके साथ वर्ड्स लग के उसको कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, ये एक बिल्कुल कंप्लीट और ये दिखाया था आप लोगों को। ओके, फर्स्ट कंडीशन सेंटेंसेस या फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? मैम सेंटेंस ये के, पहले, हाँ जी पूछे। मैम ये पहले आपने जो पढ़ा है कराया है, इसकी उर्दू क्या बनेगी? मतलब जिस तरह प्रेजेंट की होती है ऐसे ही होगी या किस तरह होगी, अगर उर्दू में ये जुमला जो हम जीरो करें इसका? कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ाया मैंने, जी 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 जी। हाँ, तो बेटे सेंटेंस जैसे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनेट,
सॉरी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंसेस करते हैं ना, उसी तरीके से इसके भी कुछ रूल्स हैं। जैसे इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी, अगर बारिश हुई तो लैंड गेट्स वेट, तो जमीनें जो है या सड़कें जो है वो गीली होंगी, हो जाए। सेंस इस सेंस में आ रहा है कि आपने इसको प्रेजेंट, दोनों प्रेजेंट में होगी, ठीक है। जमीन जो है, जमीन गीली होती है, प्रेजेंट डेफिनेट में या प्रेजेंट में आपने लेकर आना है, सिंपल। इफ आई एम सैड या आई लिसन सैड सॉन्ग्स, तो दोनों प्रेजेंट की सेंस में आ रहा है। ये फॉर्मूला है ना, जो मैं आपको फॉर्मूला, जैसे कि हम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं एक सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए इसके चारों पार्ट्स के अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, वो उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो लगेंगे, क्योंकि हमने इसको उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं करना। ऊपर एक सेंटेंस आएगा आपको, फॉर एग्जांपल मैं जीरो कंडीशनल से ही बताती हूँ आपको कि किस तरीके से एक एमसीक्यू आ सकता है। देखें, अगर उन्होंने दिया है इफ इट्स रेन्स, या वो दूसरा सेंटेंस दे दें लैंड गेट्स वेट, तो नीचे या ये वाला ऑप्शन होगा, या ये दिया तो ये वाला ऑप्शन होगा, या आपको पूरा सेंटेंस दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसमें से बताएं क्या लगेगा, कौन सा टेंस लगेगा। तो आपने या इधर से एक चीज जो है वो दो ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि इसमें क्या फिल होगा। तो आपको अगर फॉर्मूला पता है कि जीरो कंडीशन टाइप में हमने प्रेजेंट के ही दोनों होते हैं, या तो प्रेजेंट डेफिनेट होगा या प्रेजेंट सिंपल होगा, लेकिन दोनों सेंटेंस प्रेजेंट में होंगे, तो आप इसको फॉर्मूला या कोई भी इसका जो वर्ड की फॉर्म होगी प्रेजेंट की, वो इसके अंदर लगा देंगे। क्लियर है इतना आपको, या कंफ्यूजन है तो दोबारा पूछने में बता देती हूँ। जी ठीक है मैम। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। सेंटेंस है, उसके दो पार्ट्स हैं। पहला सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनेट में होगा, दूसरा फ्यूचर इंडेफिनेट में होगा। ये आपने याद रखना है। जीरो कंडीशनल या जीरो कंडीशन सेंटेंस जो पढ़े थे उसमें दोनों प्रेजेंट में होंगे, प्रेजेंट डेफिनेट और प्रेजेंट सिंपल। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में पहला जो पार्ट होगा या वो होगा प्रेजेंट डेफिनेट में और दूसरा होगा फ्यूचर इंडेफिनेट में, ठीक है। तो देखिए, इफ यू वर्क यू विल पास, ठीक है। अगर तुम काम करते हो तो तुम पास हो जाओगे। तो अब देखिए, प्रेजेंट डेफिनेट है ना, यू जमा है, जमा के साथ वर्ड की खाली फर्स्ट फॉर्म लगती है। वाहिद के साथ हम एस का इजाफा करते हैं, जमा के साथ एस नहीं लगाते, ठीक है। प्रेजेंट डेफिनेट विल एंड शैल किसमें लगता है, फ्यूचर में। तो विल पास, तो देखते साथ ही पता चल जाता है बेटे कि ये फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस है। और अभी मैंने बताया था कि जरूरी नहीं होता कि सिर्फ इफ से सेंटेंस स्टार्ट हो, हम यहाँ पे जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज से भी सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं। कंडीशनल मतलब दो सेंटेंस है, दूसरे वाले सेंटेंस से भी जुमला स्टार्ट हो सकता है। आई शैल हेल्प यू इफ यू विजिट मी, अब आई और वी के साथ शैल लगता है, ही शी इट के साथ और दे के साथ क्या लगता है, विल लगता है। तो आई और के साथ शेल, आई शेल हेल्प यू, शेल से पता चल गया फ्यूचर है। इफ यू विजिट मी, यू के साथ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगी है एंड देन प्रेजेंट डेफिनेट। क्लियर है, कुछ नहीं है? ये अगर ये जो पहले वाला सेंटेंस है ना, इफ यू वर्क यू कैन पास, इस तरह भी हो सकता है ना, यू कैन पास। बेटे वो नहीं, वो अलग कंडीशनल टाइप है। ये वो फर्स्ट जीरो कंडीशन नहीं है, होगा। वो अलग। हाँ जी, वो जीरो कंडीशन होगा। हाँ, अगर तो वो प्रेजेंट में आ रहा है तो वो जीरो कंडीशन होगा, ठीक है। और ये जो वुड वाले सेंटेंसेस है ना, जो आप कह रही है कैन कुड वुड, इसकी एक ही फॉर्म बनती है वुड, तो वो एक अलग कंडीशन टाइप है, वो थर्ड कंडीशन में आता है, और उसमें फोर्थ कंडीशन में भी, सेकंड कंडीशन में भी। अगर तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट की फॉर्म है तो उधर वो जीरो कंडीशन, लेकिन ज्यादातर कैन वाले सेंटेंसेस नहीं आते कंडीशन में, कंडीशन सेंटेंसेस में, ठीक है। क्लियर है बेटे? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट में तो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रहा, डू और डज ही है। तो यहाँ पे जब एक कैटेगरी दे दिया आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनेट लग रहा है, ठीक है। देखिए, प्रेजेंट डेफिनेट एंड फ्यूचर इंडेफिनेट, तो फिर कैन का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है ना। तो अगर ऊपर भी देखिए जीरो कंडीशन में भी अगर हमारे पास कैटेगरी दे दी है कि वो प्रेजेंट डेफिनेट और सिंपल है,
तो इसमें भी कैन का कोई काम नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट का अगर हेल्पिंग वर्ब आ भी रहा तो वो तो डू और डज है, और इसके सिंपल में डू डज लगता ही नहीं। ठीक है, चले अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड कंडीशन सेंटेंसेस। ओके, जीरो कंडीशन में दोनों सेंटेंसेस प्रेजेंट में होंगे, या तो वो प्रेजेंट डेफिनेट या तो वो प्रेजेंट सिंपल। जैसे इस एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी तो उसको हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। ओके, फर्स्ट कंडीशन सेंटेंसेस में पहला जुमला जो है या पहला इफ वाला सेंटेंस जो है वो उसमें भी आ सकता है, प्रेजेंट डेफिनेट में होगा, एंड नेक्स्ट क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनेट में होगा। इस तरीके से भी आ जाता है कि फ्यूचर इंडेफिनेट वाला जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो पहले आ सकता है, देन प्रेजेंट डेफिनेट आएगा। लेकिन कॉम्बिनेशन यही है कि इसमें प्रेजेंट डेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट, ठीक है, ये आता है। सेकंड कंडीशन में सेंटेंस होगा, दो पार्ट्स होंगे, पहला पास्ट इंडेफिनेट होगा, सेकंड में हम वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे विल शेल नहीं है, वुड, विल और शेल को हम वुड में ही कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, आपने इसको मिक्सअप नहीं करना। सेकंड कंडीशन में देखिए पास्ट इंडेफिनेट है प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, लाइक इफ यू वर्क यू वुड पास, वुड के साथ क्या है, पास्ट फर्स्ट फॉर्म, पास्ट नहीं आया यहाँ पे, पास्ट फर्स्ट फॉर्म आई है, यू वर्क ईडी लगा दिया, पास्ट। ओके, पास्ट इंडेफिनेट के बारे में, हाँ जी क्या पूछ रही हैं बेटे, आपकी वॉइस नहीं क्लियर आई। वुड की जगह पर शुड भी आ सकता है अगर नहीं, क्या लिखना है, मतलब नहीं, विल की जगह नहीं, वुड आएगा और शेल की जगह नहीं, शेल की जगह भी आप वुड ही लिखेंगे। आपने शेल की जगह भी वुड लिखना है, विल की जगह भी वुड ही लिखना है। यहाँ पे शेल और विल हम उस दोनों को वुड में ही लिखेंगे, क्योंकि इस आप देख लें इसका फॉर्मूला यही है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर इसको चेंज ना करें, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हम इसको चेंज नहीं कर सकते एक सेंटेंस मेकिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर में। आप ये तो नहीं कह सकते ना हेल्पिंग वर्ब की जगह हम वर्ब लगा देते हैं, वर्ब की जगह हम हेल्पिंग वर्ब लगा दें तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नो, ऐसे नहीं होगा। इसका भी यही फॉर्मूला है, आप इसके फॉर्मूला के थ्रू याद करें कि अगर पास्ट इंडेफिनेट इफ वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट में मींस दैट कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है, देन जो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होगी वो इसकी इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, और हमारे पास फॉर्मूला सेकंड कंडीशन का ये कि पास्ट इंडेफिनेट के साथ हमने वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, अभी देखिए वर्क हार्ड। अब मैं पास्ट इंडेफिनेट के बारे में बता दूं, जैसे कि हम प्रेजेंट डेफिनेट के बारे में पढ़ा था, सेम दैट पास्ट इंडेफिनेट के भी सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। ठीक है, इसका हेल्पिंग पास्ट इंडेफिनेट का हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो बेटे इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं लगेगा सिंपल सेंटेंस में। जब मैंने टेंसेस ने पास्ट इंडेफिनेट और प्रेजेंट डेफिनेट को डीपली पढ़ाया था। एंड आपने देखना इसमें ही शी इट आई वी दे यू के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही है। बस आप यहाँ पे इतना याद रखना है कि पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की ही शी इट आई वी दे यू जमा वाहिद के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही है। प्रेजेंट डेफिनेट में ही शी इट के साथ एस का इजाफा करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, आई वी दे यू के साथ सिंपल फर्स्ट फॉर्म कोई एस का इजाफा नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे हम पास्ट इंडेफिनेट को देख रहे हैं, यू वर्ड सेकंड फॉर्म, ओके, वुड पास। ठीक है, वुड के साथ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए कंफ्यूजन भी तो ऐसे क्रिएट हो सकती है कि वर्क वर्क एंड वर्क थर्ड फॉर्म भी वर्क होती है। ठीक है, तो लिखें बेटे यू के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ड नहीं लगा हुआ, हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ सकता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ सकता है, लेकिन सिंपल दैट ये कि अगर यू के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो उसके साथ फॉर्म लगी हुई है तो वो सेकंड फॉर्म ही है, एंड देन वुड पास। ठीक है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट हम इसे भी कह सकते हैं ही वुड पास इफ ही वर्कड हार्ड। इफ जरूरी नहीं कि इफ वाला सेंटेंस इधर ही आए, हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लास भी लगा सकते हैं। ठीक है, वुड प्लस थर्ड फॉर्म और ये वर्कड हार्ड पास्ट इंडेफिनिट, ही के साथ है ना, ऊपर यू लिखा था, यू और नीचे ही है, तो सेम वाही जमा के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सॉरी वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, क्लियर है बेटे, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? क्लास नो मैम। समझ आ रही है आप लोगों को? समझ आ रही है? यस मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट है थर्ड कंडीशन सेंटेंसेस। थर्ड कंडीशन सेंटेंसेस में ये देखें कि टू पार्ट्स होंगे, पहला पास्ट परफेक्ट होगा, सेकंड वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म।
ऊपर सेकंड कंडीशन सेंटेंसेस में हम वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, थर्ड कंडीशन सेंटेंसेस में हम वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे वुड हैज नहीं आएगा, वुड हैज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जिस तरीके से आप ऊपर कह रहे हैं ना कि इधर शुड भी आ सकता है, नो शुड नहीं आ सकता, इसी तरीके से नीचे हैज भी नहीं आएगा, ओनली वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में बता दूं, हैड सॉरी ही शी इट आई वी यू के साथ हैड लगता है और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, और यहाँ पे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। सेंटेंस है, इफ ही हैड वर्कड ही वुड हैव पास्ट, हैड वर्कड पास्ट परफेक्ट, वुड हैव पास्ट, ये क्या है, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही वुड हैव वॉन द मैच इफ ही हैड प्लेड वेल, would have won, would have plus third form। ठीक है, और then he had played the match, had यहाँ पे क्या यूज हुआ है, past perfect, had के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये had थर्ड फॉर्म, इसको past perfect। और एक ये ट्रिक याद कर लेंगे कि if वाले सेंटेंस के साथ कोई फ्यूचर टेंस नहीं होगा, if वाले सेंटेंस के साथ हम फ्यूचर टेंस नहीं लगाएंगे। ठीक है, नो फ्यूचर टेंस। क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? आपको कोई भी कंफ्यूजन हो कंडीशनल सेंटेंसेस में एक दफा दोबारा पूछ ले, मैं आपको बता देती हूँ। क्लास में आपसे पूछ रही हूँ। जी मैम, मैंने ज्वाइन की थी। ओके, चले अब एक लास्ट बार इसको सुन ले, इसको थोड़ा सा हम कैटेगराइज कर लेते हैं। देखिए, इसको याद करने की ट्रिक मैं बता देती हूँ। जीरो कंडीशनल, ओके, यहाँ पे आप जीरो ले लें, मीन्स दैट कि पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव मीन्स प्रेजेंट, तो प्रेजेंट और प्रेजेंट दोनों सेंटेंसेस में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपने इस मतलब जीरो से आपने ये याद रखना है कि पॉजिटिविटी थ्रू प्रेजेंट, फर्स्ट सेंटेंस भी सेकंड सेंटेंस भी प्रेजेंट, और ये भी जहन में रखना है कि जहां पे इफ वाला सेंटेंस आएगा ना, यहाँ पे फ्यूचर विल कुछ भी शेल नहीं लगा होगा, सेकंड वाले सेंटेंस में आ सकता है। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट कंडीशन, ओके फर्स्ट स्टेप पे आए हैं। अब हम प्रेजेंट से आगे बढ़ते हैं ना, तो हम यहाँ पे प्रेजेंट एंड फ्यूचर लिखेंगे, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में आपने प्रेजेंट डेफिनेट एंड फ्यूचर इंडेफिनेट का कॉम्बिनेशन बनाना है। ओके, सेकंड कंडीशन में आप पास्ट, अब सेकंड स्टेप पे आए तो आपने पास्ट और वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। अगर आप देख रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनेट है, तो दूसरा सेंटेंस भी, अगर पहला सेंटेंस पास्ट में दूसरा भी पास्ट में, ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है ना, तो विल और शेल को भी पास्ट में बनाया तो वुड बनाया, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। ओके, थर्ड कंडीशन आपने याद किया, दोनों पार्ट्स हैं, दोनों जो है पास्ट में होंगे, पास्ट परफेक्ट मतलब मींस दैट के हैड प्लस थर्ड फॉर्म एंड वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ ले। और सिनोनिम एंटोनिम्स के बारे में आपको पता चल गया। सिनोनिम और एंटोनिम के बारे में बता दूं बेटे, जो मैंने आपको बताया है वो सिर्फ ट्रिक्स हैं, आप उसको जहन में रख सकते हैं, उसके थ्रू तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड नहीं करना। जरूरी नहीं है कि हर सारे सिनोनिम और एंटोनिम्स उसके अकॉर्डिंग ही आए। ठीक है, आपको वोकैबुलरी याद करनी पड़ेगी, आपको उसके मीनिंग्स याद करने पड़ेंगे, आपको जो है वो प्रोनाउंसिएशन और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता होना चाहिए, तो फिर जाके सिनोनिम और एंटोनिम्स आप फिल कर सकते हैं। ये जस्ट एक ट्रिक थी ताकि आप लोगों को थोड़ी बहुत आसानी हो जाए कि किस तरीके से नाउन का नाउन बनेगा एंड एडजेक्टिव का एडजेक्टिव ढूंढ सकते हैं। ये थोड़ी बहुत जो जैसे ट्रिक्स कह लें या मैथमेटिकल फॉर्मूला टाइप कह लें, ये उस तरीके से था। ओके, क्लियर सबको? क्लास किसी को कंफ्यूजन? कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता दें। किसका कॉन्सेप्ट बता दूं? प्रीफिक्स एंड सुफिक्स। ओके, मैं बता देती हूँ। देखिए, मैंने प्रीफिक्स बताया था, प्रीफिक्स एंड सुफिक्स। प्रीफिक्स होते हैं साब के एंड सुफिक्स होते हैं लाह के। अभी मैंने प्री का मतलब बताया, आपने अक्सर सुना होगा ये प्री बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है, प्री वेडिंग मींस दैट के उस इवेंट से पहले। तो किसी वर्ड के पहले से कोई चीज लगेगी, एक वर्ड लगेगा, जैसे अन है या इम है या आप कह लें इन है, तो किसी वर्ड से पहले लग रहा है तो उसको हम कहेंगे प्रीफिक्स। सुफिक्स होता है किसी वर्ड के बाद। फॉर एग्जांपल लिखे आई एम, अगर हम पॉसिबल है, पॉसिबल से पहले आई एम लगा रहे हैं तो क्या बनेगा? इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये बनेगा प्रीफिक्स। ओके, प्रॉपर है, प्रॉपर से पहले हम लगा रहे हैं आई एम, इम्प्रॉपर,
तो ये क्या बनेगा, प्रीफिक्स। ओके, एबल है, ठीक है। तो मैनेज के साथ हम एबल लगा रहे हैं, तो मैनेज के बाद लगाया है ना हमने एबल, तो ये है सफिक्स, ठीक है, मैनेज एबल, फॉरगेट एबल। तो इस तरीके के जो बाद में आएंगे उसको हम कहते हैं सफिक्स, और जो पहले आते हैं उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। ये देखें, सक्सेसफुल के साथ हम अन लगा रहे हैं, अनसक्सेसफुल। तो ठीक है, क्लियर है ये सफिक्स और प्रीफिक्स का? यस मैम। ठीक है, जिन्होंने पूछा था उनको भी क्लियर है? यस मैम। ओके चलो ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले, वरना फिर क्लास एंड करते हैं। मैम इसका लेक्चर मिल जाएगा? हाँ जी, आपको मैं भी अभी ग्रुप में सेंड कर देती हूँ ये सारे नोट्स। जी जी मैम, ठीक है, चलिए, होप सो आप लोगों को समझ आई होगी और आपको जब आसानी हुई होगी थोड़ा बहुत जो है वो याद करने में। हाँ जी मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।